यहाँ पे एक माइनर सा करेक्शन है, ये थोड़ा मैंने 60 गलत लिख दिया ऊपर, ये नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन के लिए है, ओके। तो देखिए अब सेकंड वाला पोर्शन है हमारे पास। सेकंड पोर्शन में क्या पूछ रहा है कि एक स्मॉल कंट्री है। देखिए सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ एजम्पशन लेनी पड़ेगी। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक कंट्री है वो स्मॉल कंट्री है, इंपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री को इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। और मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि जो कंट्री जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी क्या है, डिमांड फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट ये 170 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सप्लाई वाला है, इसका इंटरसेप्ट कितना है, ये 70 है। और वर्ल्ड प्राइस हमारा यहाँ पे है जो कि 60 है, ठीक है। जैसे ही टैक्स लगेगा, इंपोर्ट कोटा लगेगा, तो ये प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो ये 60 + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल सेम इसी पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी कोटा लगने से पहले हमारा इतना कंजम्पशन हो रहा था, ठीक है, इतना कंजम्पशन हो रहा था कि जो क्या बता रहा है कि अगर 60 है, अगर जैसे 60 प्राइस है तो हमारा 170 माइनस क्यू, तो क्वांटिटी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 110 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही हमारा 70 हो जाता है, ये प्राइस 70 हो जाता है, तो 170 माइनस क्यू, और क्यू का वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 100, ठीक है। और आगे जो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है, कौन सा, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ठीक है, इसको गवर्नमेंट का रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ गया। और तो हमारे पास डेड वेट लॉस क्या आ गया, जो वेलफेयर कम हो रहा है, ठीक है, बिफोर द फ्री ट्रेड एंड आफ्टर द फ्री ट्रेड, ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम डेड वेट लॉस, यही हमारा डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है। तो डेड वेट लॉस को हम कैसे, 0.5 आ गया बेस और हाइट, ठीक है, इससे कैलकुलेट करेंगे। तो 0.5 बेस है हमारे पास, 110 माइनस 100, और हाइट कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 60 और 70 के बीच में 10 का गैप है, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं 0.5, और ये आ जाएगा 100, और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको 0.5 आ गया, ये 1000, और ये 500 आ गया, ठीक है। तो लॉस ऑफ वेलफेयर है ये, लॉस ऑफ वेलफेयर, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने एजम्पशन लिया है कि 60 पे जो है ये अनलिमिटेड कैपेसिटी है कंट्री 2 के पास प्रोड्यूस करने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ले लिया गया है कि हमने स्मॉल कंट्री कभी भी जो वर्ल्ड प्राइस होते हैं उसको अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा केस बन रहा है। जो सेकंड वाला पार्ट है ये, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट भी है। अगर आपके पास कोई इनपुट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, हमने 6 का ए भी कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा आ रहा है, कंटिन्यूस इनोवेशंस एंड इन्वेंशन गिव राइज टू ट्रेड पैटर्न इवन कंट्रीज विद अ सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट एंड टेस्ट, ठीक है। इसको भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है कि इनोवेशन जो होगा तो उससे हम, देखो जनरली क्या होता है कि सेम तरह का एंडाउमेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ट्रेड नहीं हो पाता है, ठीक है। दोनों कंट्री में सेम तरह के फैक्टर हैं तो वहाँ ट्रेड नहीं हो पाएगा। पर अगर रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन अच्छा तरह है तो क्या हो गया, रिसर्च और इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन, ठीक है। फर्दर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स आर रियलाइज,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब आप ये से देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक जर्मनी और जापान है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, सेम तरह की कंट्रीज़ है, दोनों टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, दोनों के पास जो है टेक्नोलॉजी इंडाउड है, ठीक है। तो इस कंट्री में क्या होता है, जापान क्या है, जर्मनी को कार सेल कर रहा है, जर्मनी जापान को कार सेल कर रही है। अब ये कार जो है ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। जो जर्मन कार है वो अलग तरह की कार है, जो जापान की अलग तरह की। देखो दोनों कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फिर भी दोनों कंट्री सेम ही प्रोडक्ट में ट्रेड कर रही हैं। तो इसको कह रहे हैं कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बढ़ रहा है। ये क्या हो गया, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बढ़ रहा है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। एक ही टाइप की इंडस्ट्री में एक दूसरे पे ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे हम जो एक्सचेरोलिन थ्योरम पढ़ रहे थे, तो उनमें क्या होता था कि अगर दोनों में सेम तरह का फैक्टर एंडाउमेंट है तो उस केस में ट्रेड पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हमें ऐसे एग्जांपल आ रहे हैं कि जहाँ पे सेम एंडाउमेंट है, सेम टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकली दोनों कंट्रीज़ जो है इंडाउड है, ठीक है। तो इस केस में तो ट्रेड नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ पे देखिए, सपोज जापान इज स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कार, ठीक है, और जर्मनी इज आल्सो स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कार, स्टिल बोथ कंट्रीज आर ट्रेडिंग विद ईच अदर। ओके, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि प्रोडक्ट और कार्स ऑफ जर्मन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कार्स दैट आर प्रोड्यूस इन द जापान। ओके, तो इस केस में जो है ट्रेड पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ओके, अब आगे मैं चलता हूँ कि आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मैंने 6B भी कर लिया। आगे वाला हमारा आ रहा है ये वाला, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड प्रोडक्ट वैरायटी। देखो ये भी कुछ इस तरह से है, ठीक है। देखिए क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होगी और प्रोडक्ट वैरायटी होगी, इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होती है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जो होती है वो कंपनी की अपने इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं होती है, किसी स्पेसिफिक एरिया में पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। जैसे आप सिलिकॉन वैली का एग्जांपल ले लो, या कोई इंडस्ट्रियल हब बन जाता है, तो वहाँ क्या होगा, नेचुरली ही राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद चीपर लेबर फोर्स आ जाती है, ठीक है, ठीक है, अलाइड्स एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो भी कंपनी होती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो उससे क्या होगा कि कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस में इंक्रीज़ होगा, और इंटरनेशनली वो पूरा एक हब क्लस्टर बन जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। जैसे इंडिया में बेंगलोर बन गया हमारा आईटी एक्सपोर्ट के लिए, क्यों, कैसे हब बना कि वहाँ पे फिर पहले कुछ कंपनीज आई, फिर पूरा इंडस्ट्री डेवलप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, चीपर लेबर आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, तो एक पूरी कम्पेटिटिवनेस बन गई, तो फिर वो एक्सपोर्ट के लिए ईजी हो गया, ठीक है। और इसी तरह प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। जैसे आप देखिए कि इंडिया में कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे हिमाचल का बॉर्डर एरिया आ गया, बद्दी आ गया, या दूसरी आ गया, तो वहाँ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो उनके प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएटेड है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दी, उन कंपनियों में चीपर लेबर वाली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी दी, तो उससे क्या, उनका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिए, तो उससे भी कंट्री के एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस में हेल्प मिली। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन इंक्रीजिंग अवर एक्सपोर्ट। ओके, अब आगे हमें क्या देखना है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, आगे वाला देखते हैं। आगे वाला तो ये आ गया, ठीक है। तो ये 7A की बात करते हैं हम। 7A में क्या है कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड कंपोनेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर डिटरमाइनिंग फैक्टर of economic growth using the appropriate explain using appropriate endogenous growth model, ठीक है। तो देखिए इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हम करेंगे, देखिए इंडोजिनियस ग्रोथ मॉडल जो है ये हमारा, आपको ध्यान रखना कि रॉबर्ट सोलो से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, ह्यूमन कैपिटल नॉलेज एंड R&D, ठीक है। इन चीज़ों में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज में करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में करते हैं, तो ये क्या है, दीज रेज दी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इससे हमें प्रोडक्टिविटी को रेज करते हैं, ठीक है।
rise in productivity leads to higher इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई है, ठीक है, ये सारी बताई है हमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिस्ट ने बताई कि किस तरह से अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट के लिए इस चीज़ के लिए हमें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये सोलो का ग्रोथ मॉडल सा उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन कैपिटल नॉलेज, तो ये क्या है, इंडोजीनियस ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे मॉडल के ही पार्ट है, बाहर से नहीं, एक्सटर्नली नहीं दिए गए हैं, मॉडल में ही दिए गए हैं। जैसे सोलो मॉडल में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को नेगेटिव तरीके से लेते थे, पर इस मॉडल में क्या है कि पॉपुलेशन को पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है, कि अगर आप पॉपुलेशन का एक पार्ट जो है रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाते हैं तो उससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल में ये भी बताया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द डिमिनिशिंग रिटर्न विल ऑकर, इंक्रीजिंग रिटर्न विल कीप हैपनिंग, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी बताया हुआ है कि इंक्रीजिंग रिटर्न जो है हमारा ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे जैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो ये हमारा इस तरह से हमारा ग्रोथ पैटर्न चलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताई गई है, ठीक है, कि किस तरह से अगर आप रिसर्च डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो तो वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरह का सारा सिनेरियो में अमेरिका, यूके, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में क्या है कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्होंने जो है मैसिवली इन्वेस्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो उससे क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पॉपुलेशन के वाले जो हमारा पॉपुलेशन जो है उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लिया गया। अगर आप पॉपुलेशन को एक राइट वे में उसमें ह्यूमन कैपिटल डेवलप करते हो, नॉलेज डेवलप करते हो, उनको रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाते हो, तो हमारी ग्रोथ रेट में वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे इन इकोनॉमिस्ट को जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम कि ह्यूमन कैपिटल की हमने बात कर ली, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोलो मॉडल। सोलो मॉडल के कंटेक्स्ट में हमें क्या करना है, स्टेडी स्टेट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको आपको देखना है कि देखिए सोलो मॉडल क्या बता रहा है, कि सोलो मॉडल बताता है स्टेडी स्टेट इज रीच फेयर दी per capita variables such as output per worker, okay, capital per worker and consumption per worker no longer change, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कंजम्पशन इक्वल टू 0। देखिए इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ये सोलो मॉडल बताता है। और स्टेडी स्टेट कहाँ पहुँच जाते हैं हम, जहाँ पे हमारा क्या है, हमारा जो है इक्वल टू डेप्रिसिएशन के। क्या बता रहा है कि हमारा जो है, हमारा इन्वेस्टमेंट या हमारा सेविंग उतना ही है जितना कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टेडी स्टेट कैसे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन है, जिसको मैं ये डेप्रिसिएशन के कह रहा हूँ, ओके, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये सेविंग ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा सेविंग है, ठीक है, वो वाई पे डिपेंड करता है। देखिए जहाँ पे हमारा सेविंग और ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, इसको कह रहे हैं हम स्टेडी स्टेट वाला पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा इकॉनमी इससे नीचे है, तो यहाँ पे देखिए
जितना हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है हमारा सेविंग उससे ज़्यादा, तो सेविंग जो है हमारे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो होती है उसको इंक्रीज़ करती जाएगी तो और इकोनॉमी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में देखो हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है, तो इस केस में हमारी इकोनॉमी नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ है तो ऊपर की आएगी, और फिर जाके ये ई वाला पॉइंट है, इसको हम स्टेडी स्टेट कह रहे हैं। तो इसमें जो आउटपुट को दिखाएंगे इसको इस तरह से दिखाएंगे, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, जो कि कैपिटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको देखनी है कि किस तरह से हमने स्टेडी स्टेट में पहुंच गए। तो ये सोलो ने बताया हुआ, ठीक है। सोलो में बताया कि किस तरह के अगर सेविंग में अगर आप चेंज कर देते हो, जिस तरह से अगर हम सेविंग रेट में इस तरह से चेंज मैं करता हूँ तो नया स्टेडी स्टेट आ जाएगा यहाँ पे, पर ये ट्रांजिएंट होगा, ठीक है, टेम्परेरी होगा। तो सेविंग रेट rise in saving rate causing a temporary rise in growth rate, ठीक है, इन द ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि हम पुराने स्टेडी स्टेट से नए स्टेडी स्टेट में चले जाएंगे, ई से हम E1 में चले जाएंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म में हमें जो है ग्रोथ रेट चाहिए तो हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये हमारा सोलो ग्रोथ मॉडल बताता है, ठीक है। तो हम स्टेडी स्टेट में पहुंच गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी स्टेडी स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये देखिए कि आगे वाला है कि व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, एक्सप्लेन यूजिंग अ ग्रोथ मॉडल, ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या है, ठीक है। गोल्डन रूल कैपिटल एक्यूमुलेशन मीन्स, ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation means the rate of saving that maximizes the consumption per capita, ठीक है। हमें एक ऐसा सेविंग का रेट चाहिए जिससे हमारा कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो जाए, जहाँ पे कंजम्पशन मैक्सिमम होगा उसी को ही गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन कहते हैं। हमें उसी लेवल का कैपिटल चाहिए जहाँ पे हमारा कंजम्पशन मैक्सिमम हो, ठीक है। कंजम्पशन कहाँ मैक्सिमम होगा, जैसे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये आउटपुट ले रहा हूँ, तो y इज़ इक्वल टू एफ के है, क्योंकि कैपिटल पर वर्कर का फंक्शन है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आप देखो, एक आप यहाँ पे स्लोप देखोगे, जहाँ पे भी आपका इसका स्लोप इक्वल होगा किससे, ये जो हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हो रहा है, ठीक है, तो ये गैप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। जहाँ पे ये गैप उतना ज़्यादा मैक्सिमम होगा तो कंजम्पशन वहीं पे ही सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कंजम्पशन वाला पार्ट आ गया, ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये कैपिटल आ गया हमारा फॉर वर्कर। तो देखिए कंजम्पशन मैक्सिमाइज हमारा इसी के स्टार पे ही हो रहा है, इस पे हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्लोप ऑफ हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इसकी स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को इसको बोलते हैं। इसका स्लोप जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का बन जा रहा है, और नीचे हमारा क्या है, स्लोप ऑफ इसका ये जो हमारा क्या बन रहा है, ये इन्वेस्टमेंट लाइन बना। तो इसको मैं ये डेप्रिसिएशन कर देता हूँ, ठीक है। अगर पॉपुलेशन जोड़ दो तो इसमें पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन भी जोड़ दो, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ये आ गया हमारा सिग्मा, और ये एन आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो देखिए ये स्लो बता रहा है एक प्रोडक्शन फंक्शन की, ये ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन, ये ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन बोलते हैं हम, कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें इकोनॉमी को चलाने के लिए चाहिए होता है, उसे अगर हमें स्टडी में रखना है, क्योंकि ये डेप्रिशिएशन है, ये हमारी रिसोर्सेज को डेप्रिशिएट करता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये गैप मैक्सिमम होगा उसको हम गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आवर कंजम्पशन इज मैक्सिमाइज एट दिस पॉइंट, एंड गोल्डन रूल कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हमारा कैपिटल पर वर्कर पे करता है, ओके। देन द के स्टार इज कैपिटल पर वर्कर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग द कंजम्पशन लेवल, ओके, दैट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ कंजम्पशन। चलिए ये भी हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि कौन सा क्वेश्चन करना है हमें, तो मूव करते हैं। देखिए ये भी हमने कर लिया, 7C भी कर दिया यूजिंग
अब हमें देखिए इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 8A की बात करते हैं तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द रेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल को नेट डोमेस्टिक। देखिए होता क्या है कि इसमें क्या कह रहा है ये कि देखिए दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल और न्यूएबल। ठीक है, देखो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को तो हम कम करेंगे, उनको डिस्काउंट करेंगे जब हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जब हम उन्हें एडजस्ट करेंगे तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इसमें कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ कम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो जब इसके चेंज फॉर्म होगा तो हमें क्या आएगा, इसका हमें कम वेटेज दिखेगा। ठीक है, कम वेटेज दिखेगा। और जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस विल राइज, क्योंकि इनमें एक्सटर्नलिटीज़ नहीं होगी, इम्पोर्टेंस विल राइज, इनका इम्पोर्टेंस राइज होगा और इनका डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे जो अकाउंटिंग में है उसमें अगर रीन्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जीडीपी और जो है जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या ग्रीन जीडीपी होगा, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, जैसे हमने नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ। पर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है तो उस केस में हमारा क्या चांसेस है कि हमारा जीडीपी विल बी लेस देन एडजस्टेड जीडीपी। ठीक है, ठीक है, अगर हमारे पास ओनली रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दूसरे नहीं है, तो उस केस में क्या है, जीडीपी और एडजस्टेड जीडीपी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। पर रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो भी इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ काउज करते हैं, जैसे हम विंड फार्म लगाते हैं तो उसमें भी कई बार इन्वायरमेंटल डैमेजेज हो जाते हैं, इतना बड़ा सेटअप आपको लगाना है, ये चीज़ें करना है, सोलर पैनल लगाने हैं, सोलर पैनल को डिस्पोज करना है, तो उससे भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे आपको देखना है कि अब क्या है कि ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, बैलेंस और अनबैलेंस स्ट्रेटजी आर नॉट सब्सटीट्यूट एवर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखो कैसे होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। देखिए आपको देखना है यहाँ पे कि देखो अनबैलेंस में क्या होता है कि अनबैलेंस जो ग्रोथ होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि अनबैलेंस ग्रोथ में हम क्या करते हैं, वी टारगेट फ्यू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स और सेक्टर्स that have strong स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव हमें ऐसे करना है। ठीक है, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम आयरन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की बात करें, रोड बनाने की, पावर सेक्टर की बात करें, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है। हम इनमें ग्रोथ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दूसरे जो सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ इसको बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जिनका रिपल इफेक्ट्स और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ ज़्यादा होगी दूसरे सेक्टर में। ठीक है, और बैलेंस में क्या हो गया, देखिए बैलेंस ग्रोथ में क्या हो गया कि हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली मैनी सेक्टर्स में, जो कुछ स्ट्रेटजिक भी है, नॉन स्ट्रेटजिक भी है, तो साइमल्टेनियसली हमें डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो एक दूसरे के लिए वो सारे सेक्टर डिमांड क्रिएट करेंगे और इकोनॉमी जो है अपने आप एक ग्रोथ प्रोसेस में रन कर जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें बैलेंस में जाना, अनबैलेंस में जाना है, पर यहाँ पे नहीं है, दोनों कम्प्लीमेंट्री है। देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट को पहले क्या है कि अनबैलेंस में चलती है कि उन्हें बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके बाद ग्रेजुअली गवर्नमेंट को दूसरे सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों सेक्टर फिर बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट को एक जगह इन्वेस्ट करना है, दूसरा सेक्टर अपने आप ही राइज कर जाए, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को स्टार्टिंग जो करनी है वो स्ट्रेटेजिक एरिया से करनी है, फिर जो लेस स्ट्रेटेजिक एरिया है उसमें आना है, तो फिर क्या होगा कि दोनों में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं
अगर जो उनमें डिमांड नहीं आ रहा है तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की भी जो है वो वाइबिलिटी नहीं हो पाएगी इतनी, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो सेक्टर डेवलप हो रहा है वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको असेंशियल सर्विसेज और रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों सेक्टर को इकट्ठा लेके चलना होता है। तो कम्प्लीमेंट्री है ये, यहाँ पे तो एक तो एकेडमिक रिसर्च का ही आता है ये कि हमें एक सेक्टर में फोकस करना है, दूसरे में करना है, ओके। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें सारे सेक्टर को आगे लेके चलना होता है। अब आगे देखते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो लास्ट वाला देखिए, इनकम इनक्वालिटी इज़ नॉट काउजिंग कंसर्न एज लॉन्ग एज पर कैपिटा इनकम इज राइटली क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि हमारी इनकम इनक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जो 10-20% हमारा टॉप में जो है उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, जो 40-50% टोटल दे अकाउंट्स फॉर 40-50% ऑफ हमारी पूरे इकोनॉमी के रिसोर्सेज को, ठीक है। तो अब इस केस को कैसे डील करना है, ये देखिए, अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम इनक्वालिटी बढ़ सकती है। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो एक लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अगर उसका इनकम में अगर 2% का 3% का राइज़ हो रहा है, और जो हाई इनकम है अगर उसका 20% का राइज़ हो रहा है, तो देखिए पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, फिर भी जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको भी एक पॉजिटिव फ़र्क बढ़ रहा है, पर फिर से यहाँ इनकम इनक्वालिटी बढ़ गई। पर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर पर कैपिटा इनकम हर इंसान का बढ़ता जा रहा है, कुछ को ज़्यादा मिला कुछ को कम मिला, तो स्टिल वो पॉजिटिव है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं कि हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। अगर इन केस 3%, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका इनकम इतना भी नहीं बढ़ रहा है, अगर 0% बढ़ रहा है, 0% बढ़ रहा है या का -2 में हो जाता है, तो इस केस में भी हमें क्या करना है, यहाँ आ जाती है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात। गवर्नमेंट मस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, तो गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव टैक्स के साथ चलना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन, ठीक है, और हेल्थ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करेगी, कहाँ से, जहाँ पे अगर 20% का जो हमें ग्रोथ मिला है, इससे कुछ हिस्सा लेके जो हमारा जो वर्स ऑफ सोसाइटी का हमारा पार्ट है उनको कॉम्पनसेट करके, तो पूरी इकोनॉमी बिल्कुल सही से चलेगी, ठीक है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि हम कंप्लीटली एग्री नहीं हो सकते कि जब तक पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हमें ये इनकम इनक्वालिटी इज़ नॉट मैटर ऑफ कंसर्न, पर हमारे रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इनकम का कैसा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल नहीं है इतना, तो गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड सोशल वेलफेयर सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा टू द डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें ग्रोथ मिल रहा है, साइड बाई साइड गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी आ रहा है, तो इससे हम ग्रोथ को इक्विटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि जब इकोनॉमी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाती है तो हमारी वेलबींग हमारे इनकम पे नहीं डिपेंड करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ओवर 50 ईयर का एक स्टडी किया गया था, जापान पे किया गया, ठीक है। तो उसमें देखा गया कि एटलीस्ट जो है 8 टाइम जो उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, पर वहाँ पे क्या वेलबींग ऑलमोस्ट जीरो चेंज आया। तो इसका रीज़न क्या है कि हमें रिलेटिव इनकम पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है, रिलेटिव इनकम पे भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इनक्वालिटी को थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। हम क्या करें, कंपैरिजन करते हैं। जैसे जो अभी जो एक कहनेमन करके बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं रिलेटिव इनकम अपने नेबर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, जो लोअर जो मिडिल क्लास है ना, उनमें भी जो इनकम इनक्वालिटी है उसको अगर हम कम कर पाते हैं तो उस केस में भी क्या होगा कि हमारी वेलबींग बढ़ेगी, ठीक है। ये एस्पेक्ट नहीं, हम जैसे हम देख रहे हैं कि टॉप हमारे टाटा, अंबानी, अडानी ये जो हैं, अगर हम इनकी वजह से इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है तो वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न कौन है, जो मिडिल क्लास में जो इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, मिडिल क्लास के अंदर ही रिलेटिव इनकम, आपके रिलेटिव आपके नेबर की वजह से आपकी जो इकोनॉमिक सोशल स्टेटस कम हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर देखा गया है कि हमारी वेलबींग को अफेक्ट करने वाला। कभी भी कोई इंसान जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास है वो कभी भी टाटा, अंबानी या अडानी इनसे साथ कंपैरिजन नहीं करेगा, वो अपने नेबर और अपने रिलेटिव से कंपैरिजन करेगा। तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि इस लेवल पे भी देखे कि हमारी इनकम इनक्वालिटी किस तरह से। ओके, तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आगे आपको कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट का जो वीडियो जो है वो इंडियन इकोनॉमी है, उसे लेकर हम जल्दी आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।